हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम के लिए आपको जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके हर एक कमेंट को मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूं। इसीलिए आज का वीडियो उसी कमेंट पर आधारित है। कल के आंसर राइटिंग सेशन पे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर सेशन तो काफ़ी यूजफुल था, बट अगर आप 4-5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग में कराएंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हमारी, और यही कारण है कि ये वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट डिफिकल्ट एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स विच इज अ पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग सेशन। देखिए, आज हम 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इन 3 क्वेश्चंस को एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट है, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है, बट उसे लिखने के लिए, उसे समझने के लिए आपको एक गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको जनरली बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं इस चैप्टर से। तो तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिएगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है, where the two provisions of the same enactment cannot be reconciled with each other, they should be so interpreted that if possible effect may be given to both comment। कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये किस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को डिपिक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पे लिखा है कि अगर किसी एक लॉ के 2 प्रोविजन आपस में रिकंसाइल नहीं किए जा सकते हैं, तो उन्हें इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए कि दोनों का वजूद बना रहे, दोनों को इफेक्ट मिले और दोनों की इंपॉर्टेंस भी बनी रहे। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में, यस और नो। सवाल उठता है कि सर क्वेश्चन देख के हमको ये तो समझ आ जाता है कि कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा, लेकिन इसमें लिखना क्या है, कितना लिखना है और क्या लिखना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए आया है आंसर राइटिंग सेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा बेटा। सबसे टॉप में सेंटर ऑफ द लाइन लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था आयरन आउट द क्रीजेस वाला, आज ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले हम स्टार मार्क करके लिखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि हमें क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन या मीनिंग लिखना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट indicates the rule of harmonious कंस्ट्रक्शन। इससे एग्जामिनर को यह समझ आ जाएगा कि हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई हो रहा है। इसके बाद हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लाइन में हम बताएंगे कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट बुलेट पॉइंट में हम जो स्टेटमेंट दिया है उसके मीनिंग को लिखेंगे, दैट व्हेन द टू प्रोविजन ऑफ द सेम एक्ट कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड विद ईच अदर दे शुड बी इंटरप्रेटेड दैट इफ पॉसिबल इफेक्ट में बी गिवन टू बोथ। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। तो पहले पॉइंट में हम मीनिंग लिखेंगे कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन द टू प्रोविजंस of the same enactment are in conflict with each other, then they should be reconciled
by applying rule of harmonious construction. ठीक है, they should be reconciled by applying the rule of harmonious construction. तो पहले पॉइंट में हमने बताया कि जब भी किसी एक्ट के दो प्रोविजन आपस में कंफ्लिक्ट करते हैं तो उन्हें रिकंसाइल किया जाता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करके. अब सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई कैसे किया जाता है. लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी दो प्रोविजन को आप रिकंसाइल नहीं कर सकते तो किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए और कैसे इफेक्ट दिया जाना चाहिए. तो यहां पे हम सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? हाउएवर if the two provisions, या एक काम करते हैं, अब अपने पहले पॉइंट पे तो हमने ये बता दिया कि अगर दो प्रोविजन आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे से तो हमको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करना चाहिए. तो यहां पे आप एक रिलेटेड केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हैं. ठीक है, अब यहां पे रिलेटेड केस लॉ करके हम एक हेडिंग लिख सकते हैं या हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ. अगर आपको याद होगा कल हम लोगों ने देखा था राज कृष्ण वर्सेस पिनोद कनुंगो. इस केस में हमने क्या देखा था? द कोर्ट रिकंसाइल्ड टू conflicting sections of Representation of People's Act 1951 and give effect to both the provision and give effect to both the provisions and concluded that a government servant can assist the candidate by can assist the candidate in election through nomination and by कास्टिंग हिज वोट. तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या जो केस लॉ है. ठीक है, तो जब भी अगर आप कोई रिलेटेड केस लॉ लिखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में तो एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा होगा और इसके माध्यम से आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ हमने जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसका केस लॉ भी हमको पता है और आप उसको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे. हाउएवर इफ द टू कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड, then the later part of the act, the later part or provision of the enactment shall prevail.
later part of the enactment shall prevail। अब इसमें हमने कितने पॉइंट लिख लिए? 3 पॉइंट लिख लिए। एक हमने मेन पॉइंट लिखा, उसका हमने एग्जाम्पल समझा, यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखा, हम नेक्स्ट पॉइंट भी लिखेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब यहाँ पे हम ये समझाएंगे कि भाई इस रूल का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे ये है, द ऑब्जेक्ट ऑफ this rule is to give effect to each and every section or provision of statute and no section should be rendered inoperative। ठीक, फिर हम लोग लास्ट में लिख देंगे बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखेंगे फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज कंक्लूडेड that the rule of harmonious construction removes the internal conflict, है ना, इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो एक बार समराइज कर देता हूँ मैं इस पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि जब दो प्रोविजन एक ही एनेक्टमेंट के रिकंसाइल नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए कि दोनों को इफेक्ट दिया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने बताया सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि ये जो स्टेटमेंट दिया ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन में हमने पहले पॉइंट में बताया कि अगर दो प्रोविजन किसी भी एक लॉ के कन्फ्लिक्ट करे एक दूसरे से, तो उनको रिकंसाइल किया जाएगा बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक केस लॉ दिया, राजकृष्ण वर्सेस विनोद कनुंगो। इसमें कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के दो कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को क्या किया, रिकंसाइल किया। क्योंकि एक कह रहा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट सिर्फ नॉमिनेशन में असिस्ट कर सकता है, दूसरा कह रहा था वो सिर्फ और सिर्फ वोट डालने में असिस्ट कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। दोनों की इज्जत रखनी थी, इस वजह से उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा और दोनों प्रोविजन की इज्जत आबरू बनाए रखने के लिए हम ये डिसीजन देते हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट नॉमिनेशन में भी असिस्ट कर सकता है किसी भी कैंडिडेट को और उसके पक्ष में वोट डाल के भी असिस्ट कर सकता है। तो दोनों की इज्जत बन गई। हालांकि अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट प्रोविजन किसी भी हालत में रिकंसाइल नहीं किए जा सकते हैं, तो हमेशा याद रखना लेटर पार्ट प्रिवेल करेगा एनेक्टमेंट का। ठीक है, इस रूल का क्या मकसद था कि हर एक सेक्शन को इंपॉर्टेंस दी जाए, इफेक्ट दिया जाए, कोई भी सेक्शन को इनऑपरेटिव डिक्लेयर ना किया जाए, ये मकसद है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है कि आंसर कैसे लिखना। और लास्ट में हमने कंक्लूड क्या किया कि ऊपर दिए हुए एक्सप्लेनेशन से हमें यह समझ में आता है कि रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का काम क्या है, तो वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट को हटाता है। आई होप यहां तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीएम्बल के ऊपर। ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। पहला है, मतलब क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रीएम्बल एज एन इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब हमने कल देखा था 2 होते हैं, इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड। इंटरनल एड का मतलब क्या होता है, कानून के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें दी हुई होती है जो हमें इंटरप्रिटेशन में मदद करती है। आगे क्या लिखा, उसी में से एक है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे क्या लिखा हुआ है, दो द प्रीएम्बल कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफीट द एनेक्टिंग लॉ ऑफ द स्टैट्यूट, इट हैज बीन ट्रीटेड टू बी अ की फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एग्जामिन। अब देखिए
जितने भी आंसर्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये कोई ऐसा आंसर नहीं है कि आपको इसको रट के एज इट इज छाप के आना है। आपको मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। हर क्वेश्चन के 3 से 4 5 पॉसिबल आंसर्स हैं। हर एक के फ्रेम करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। अभी मैं अगर चाहूँ तो इसी सेम आंसर को, जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने किया है ना, इसी सेम आंसर को 4 अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ आपके लिए। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि चारों में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा मैं लिखूं। आपके पास इतना समय नहीं रहेगा सोचने का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, है ना, उतना ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी और परफेक्शन आते जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को समझो और एक स्ट्रक्चर तैयार करो कि इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। मैं सोचने का तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रहा है प्रीएम्बल के बारे में। तो प्रीएम्बल क्या है, हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। दूसरा, प्रीएम्बल को एज अ इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन बता रहा है। इसका मतलब ये है कि लॉ के अंदर ही प्रीएम्बल दिया हुआ है जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो। आगे क्या बोल रहा है कि भले प्रीएम्बल को आप एज अ की ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज कर सकते हो, लेकिन उसको यूज करके आप लॉ के अंदर दिए हुए प्रोविजन को डिफीट नहीं कर सकते। मतलब इस पूरे स्टेटमेंट से हमको 2 चीजें समझ आ रही है। यहां पे रोल ऑफ प्रीएम्बल भी बता रहा है और लिमिट्स ऑफ प्रीएम्बल भी बता रहा है। जैसा कल हम लोगों ने देखा था, आयरन आउट द क्रीजेस वाला जो क्वेश्चन था, इसमें कोर्ट की ड्यूटी भी बता रहा था इंटरप्रिटेशन के लिए, और कोर्ट की लिमिट क्या है ये भी बता रहा था। तो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। इंट्रोडक्शन में हम प्रीएम्बल का डेफिनेशन लिखेंगे, एज ए इंटरनल एड वो क्या करता है वो लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि प्रीएम्बल का रोल क्या है। तो हम लिख सकते हैं इसमें दैट इट इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर कोई प्रोविजन अनएम्बिगुअस है, एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, तब हम प्रीएम्बल का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लॉज एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो फिर हमें प्रीएम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। सबसे पहले अगेन सेंटर ऑफ द लाइन लिखेंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है उसका हम क्या लिखेंगे, मीनिंग या डेफिनेशन। तो लिखेंगे प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। which expresses the scope, object and purpose of the law। ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भारत के संविधान में प्रीएम्बल में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, democratic, democratic, and to constitute India into and to provide the people of India justice, liberty, equality, fraternity। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तो ये क्या बताता है? पहली चीज़ तो ये बता रहा है कि ये संविधान किसने दिया है हमें, भारत के लोगों ने दिया है। दूसरा, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और रिपब्लिक, ठीक है। अब हम अपने सिटीजन्स को क्या दे रहे हैं, हम अपने सिटीजन्स को दे रहे हैं जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी।
तो इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारा भारत का नेचर कैसा होगा, हमारा जो देश है उसका नेचर कैसा होगा, हमारे देश में रहने वाले लोगों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, है ना। तो ये बेसिकली प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्टैट्यूट का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो ये बताता है कि हमारा संविधान है कैसा, हमारा संविधान कैसा इंडिया चाह रहा है, आगे अंदर जो प्रोविजन दिए हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंदर एक्सप्लेनेशन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा है उसको लिखना कि प्रियम्बल क्या है, इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इसका रोल को आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रोल के बारे में। द प्रियम्बल इज एन इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन which allows the court to discover the intent of lawmakers. इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर। तो प्रियम्बल क्या है, एक इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो कोर्ट को अलाउ करता है कि वो लॉ मेकर्स के इंटेंशन को समझे कि क्या उनकी इंटेंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में या किसी भी लॉ को बनाने में। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे इट एक्ट्स एज अ गाइडिंग फोर्स विच हेल्प्स इन discovering the true meaning of provisions of law if the words in provision are ambiguous। ठीक है, तो हर एक प्रोविजन का क्या सही मतलब है, प्रोविजंस ऑफ लॉ का क्या सही मतलब है, ये हमें डिस्कवर करने का काम करने में हेल्प करता है कौन, प्रियम्बल। लेकिन ये तभी हेल्पफुल होगा जब वर्ड्स एम्बिगुअस है। आगे लिखेंगे हाउएवर इफ द वर्ड्स इन द स्टैट्यूट आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, अगर वो क्या है बेटा, क्लियर है और अनएम्बिगुअस है, तब फिर ठीक है, इफ दे आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस देन द प्रियम्बल कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफीट cannot be used to defeat the, क्वेश्चन में जो लाइन लिखा था उसी को हम यूज कर सकते हैं, cannot be used to defeat the enacting clause of statute। ठीक, आई होप यहां तक क्लियर है। अब आप यहां पे चाहो तो एक केस लॉ को आप रेफ़र कर सकते हो कि जैसा कि हमने हर एक क्वेश्चन में देखा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हर एक क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, केस लॉ को रेफ़र कर रहे हैं, केस लॉ को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप बहुत फेमस केस लॉ है, आप सभी लोगों को पता होगा, और वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इन केशवानंद भारती, इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
दो प्रियम्बल इज नॉट अ, या बस ऐसे लिख सकते हैं, इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट preamble is useful in interpreting its provision. लास्ट में हम लिख सकते हैं बेटा कंक्लूजन, इसमें हम लिख सकते हैं from the above explanation it is concluded that preamble acts as a key to open the mind of lawmakers बस इतना लिख सकते हैं, और आगे लिख सकते हैं विदाउट डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने प्रियम्बल का डेफिनेशन बताया है ना, रोल ऑफ प्रियम्बल बताना था एज एन इंटरनल एड। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में हमको क्या बताना था, दूसरे स्टेटमेंट में हमको बताना था कि लिमिटेशंस क्या है प्रियम्बल की और उसको कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना है। तो पहले हम लोगों ने बताया प्रियम्बल क्या होता है, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट विच एक्सप्रेसेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द लॉ। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट लिखा कि प्रियम्बल इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द इंटरनल एड ऑफ द इंटरप्रिटेशन विच अलाउज द कोर्ट टू डिस्कवर द इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर। लॉ मेकर किस इंटेंशन से लॉ को लिख रहे हैं वो बताता है प्रियम्बल क्या है, मतलब वो बताता है प्रियम्बल। दूसरा, ये हमें किसी भी लॉ के किसी भी प्रोविजन के ट्रू इंटेंशन को समझने में मदद करता है अगर प्रोविजन एम्बिगुअस है तो, लेकिन अगर वर्ड्स जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर और अनएम्बिगुअस है तो प्रियम्बल को हम यूज नहीं कर सकते हैं टू डिफीट द एनेक्टिंग प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में साफ साफ कहा था कि प्रियम्बल को हम प्रोविजन को इंटरप्रिट करने के लिए यूज कर सकते हैं, भले ही हम उसको किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को डिफीट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। कंक्लूजन में हमने वही चीज लिखा। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसको मैं समझा देता हूं, आप इसे होमवर्क के तौर पे लिखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना ये मैं बता देता हूं। आप इस आंसर को लिख के मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे। ग्रुप का लिंक जो है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इसका आंसर लिख के मुझे भेजेंगे। जिस तरीके से आप क्लास 12th में मेरे साथ पढ़ते थे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो, माइक्रो, इन सब के आंसर्स आप लिख के मुझे भेजते थे और मैं चेक करता था और आपको फीडबैक देता था, उसी तरीके से यूट्यूब के भी बच्चों के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपको मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दूंगा। आप उस क्वेश्चन को लिखिएगा और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजिएगा। मैं आपको फीडबैक दूंगा उस पर्टिकुलर आंसर के ऊपर। ठीक है, तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज इन स्टैट्यूट। तो सबसे पहले ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि लॉ में जो डेफिनेशन क्लॉज होती है, हमने कल देखा था चैप्टर पढ़ते समय कि इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन में एक होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज। हर एक एक्ट में सेक्शन नंबर 2 में आपको एक डेफिनेशन क्लॉज मिलेगा। उस डेफिनेशन क्लॉज में एक्ट के दिए हुए सारे वर्ड्स को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। सारे मतलब मेन जो वर्ड्स है उसको डिफाइन किया जाता है। आपको इसमें लिखना है कि उसका रोल क्या है। तो देखिए, आप सबसे पहले तो लिखेंगे दैट द इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज गिवन इन द स्टैट्यूट इज एन इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या लिखेंगे? इट इज एन इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। It defines the specific words of the statute and the context in which it is to be used.
इसका मेन पर्पस क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना होता है। अब इसको हम रोल एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हेडिंग डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, रोल बताना है। तो आप डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज इन द स्टैट्यूट इज एक्सप्लेन्ड एज अ फॉलोज। फिर आप बताएंगे कि देखिए कितने प्रकार के इंटरप्रिटेशन क्लॉज होते हैं या कितने प्रकार के डेफिनेशन होते हैं। तो हमने इसमें देखा था कि एक होता है मीन्स एक एग्जॉस्टिव होता है कि जो लिखा है बस उतना ही। दूसरा होता है मीन्स एंड इंक्लूड्स, जिसमें हमने देखा था कि मतलब बताता है, साथ ही साथ इंक्लूजन मतलब उसको एक्सटेंसिव बना देता है कि और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। तीसरा होता है एक्सक्लूड्स, जिसमें वो बताता है कि क्या इसमें नहीं आएगा, क्या एक्सक्लूड आएगा। तो हमने तीन चीज़ देखा, एग्जॉस्टिव दैट इज मीनिंग, इंक्लूसिव जिसमें मीन्स एंड इंक्लूड्स भी आता है, तीसरा एक्सक्लूसिव जिसमें चीज़ों को एक्सक्लूड कर देता है। अब इसका नेचर कैसा होता है बेटा, तो रोल क्या होता है इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज का, तो देखिए कि जो डेफिनेशन में लिखा है वो बाध्य होगा उन सारे सेक्शंस के ऊपर जिन सेक्शंस में वो वर्ड यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट 2013 में अगर मान लीजिए डायरेक्टर वर्ड को डिफाइन किया है सपोज, तो भाई जहां जहां पे डायरेक्टर वर्ड यूज होगा उसको आपको इंटरप्रेट करना है किस तरीके से, जैसे डेफिनेशन में दिया है, अनटिल एंड अनलेस किसी पर्टिकुलर सेक्शन में उस वर्ड का अलग मतलब ना लिखा हो, है ना। तो आप इसे कैसे ड्राफ्ट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये आप जरूर बताएंगे मुझे टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से कार्तिक की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आया, उसी प्रकार से जैसे जैसे आप जो कमेंट करते जाएंगे, मैं हर एक कमेंट को पढ़ के आपके फीडबैक के आधार पे वीडियो लाता रहूंगा। अगला सेशन जो होगा बेटा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 1 शॉट रिवीजन होगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हाई वेटेज रखता है वो चैप्टर, लगभग 12 मार्क्स का चैप्टर है वो। तो आप ज़रूर उसको अटेंड कीजिएगा। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ कवर करा रहा हूँ उसको बस आप देखते जाइएगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ कवर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका हर एक लाइक, शेयर, कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So thank you so much guys for patiently listening to me. Bye bye. Thank you so much. See you again.